हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हमने लास्ट क्लास में आपके बोर्ड के हिसाब से चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि वास्तविक संख्या और बहुपद का इंपॉर्टेंट का वन शॉट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका हम एक ही वीडियो में कंप्लीट सेशन देखेंगे, कैसे सवाल आ सकते हैं एक ही वीडियो में। ठीक है, एक ही वीडियो में कंप्लीट सेशन देखेंगे, तो वीडियो कंटिन्यू बना रहेगी। थैंक यू। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। कुछ बेसिक जानकारी देता हूं कि आपके इंपॉर्टेंट क्या है वो समझना। देखो, एक में जो भी आपका ये रैखिक समीकरण होता है, इसका जो सामान्य रूप होता है ना, वो होता है आपके ax प्लस में by प्लस में c बराबर 0। जहां करके अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि यहाँ पे ये a क्या है, तो ये जो a है वो x का गुणांक है। जैसे आपने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था x स्क्वायर का गुणांक a होता है, तो यहां पर आपके जो a का x का जो गुणांक होगा वो a होगा। ठीक है, जो b है ना वो आपके ये आपके यहां पर y आएगा। ठीक है, एक मिनट, प्लस का by प्लस c। ठीक है, और y का गुणांक हो जाएगा b, और c आपके पास कोई भी नहीं है, तो यहां c को हम बोलेंगे अचर पद। c बराबर क्या बोलेंगे बेटा? अचर पद। तो ये हो गया आपके पास अचर पद, कोई डाउट ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशंस आएगी। ठीक है, तो ये ग्राफ ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अनुपातों की तुलना करेंगे। अगर सपोज आपके तीनों अनुपात बराबर नहीं है, आपने a1/a2 निकाला, फिर b1/b2 निकाला, फिर c1/c2 निकाला, तो उसका जो ग्राफ ये हल होगा ना, वो आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। इसका मतलब प्रतिच्छेदी की ये कंडीशन हो गई कि तीनों रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका जो बीजगणितीय निरूपण होगा वो होगा केवल एक हल, यानी अद्वितीय हल। संगत या असंगत में आपको याद रखना है, संगत होगा। अगर तीनों रेशियो बराबर आ गए, मतलब तीनों अनुपात क्या आ गए आपके बराबर, तो इसमें जो ग्राफी हल, जो संपाती रेखांक शर्त हो जाएगी, वो हो जाएगी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, इसका बीजगणितीय रूप होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से क्या होंगे? अनेक हल, या आप इसको अनंत हल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अनंत हल भी बोल सकते हैं। और ये आपका भी, ये भी क्या होगा? संगत होगा। अगर दो रेशियो इक्वल है, थर्ड वाला रेशियो इक्वल नहीं है, दो रेशियो इक्वल है, थर्ड वाला रेशियो इक्वल नहीं है, तो रेखाएं होगी आपकी समांतर। कौन सी रेखाएं होगी? समांतर। मतलब इसका ग्राफ, ये सॉल्यूशन, ये समांतर, और इसका कोई हल नहीं होगा, और ये होगा असंगत। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं केवल एक हल या संगत की क्या शर्त होती है? ये वाली होती है। संपाती रेखाएं अपरिमित रूप से अनेक हल या संगत की, यह भी शर्त होती है। आपको उसे संगत की दो शर्तें हैं ना, तो कौन सी काम में लेनी? कोई एक शर्त काम में लेनी है, जो मैं आपको आगे बता दूं। ठीक है, और समांतर की क्या है? दो बराबर, तीसरी बराबर नहीं। आगे बात समझ में? चलो साहब क्वेश्चंस करते हैं, समझना। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? पहला क्वेश्चन है आपके पास एक इक्वेशन है 2x प्लस y बराबर में 6। ठीक है, हमेशा कोई भी जो निर्देशांक लिखा जाता है, तो उसमें हमेशा पहले x लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है? y लिखा जाता है। सुनना मेरी बात वापिस, पहले हमेशा x लिखा जाएगा और बाद में क्या लिखा जाएगा? y लिखा जाएगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो बोला है कि इसे संतुष्ट करने वाला इसमें से युग्म कौन सा होगा? इसको कौन सा युग्म इसको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ये आपके पास अगर पहला ऑप्शन है 1,2, क्या है? 1,2, तो यहां x और y लिखा है, तो यहां पर ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, इसमें क्या वैल्यू पुट करेंगे कि सेटिस्फाई करने का आंसर क्या आ जाए? 6। आप सोचोगे अगर आपने ये 1 पुट किया, तो 1 पुट किया, 2 × 1 प्लस में y है 2, तो 2 + 2 यानी कि ये 4 आएगा। इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन में चलते हैं। सेकेंड ऑप्शन में लिखा 2,1, इसका मतलब 2 × x की जगह 2 प्लस y की जगह 1, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 + 1 ये कितना होगा? 5। लेकिन मुझे तो 6 चाहिए, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। लो साहब, सी ऑप्शंस देखते हैं। सी में लिखा है 2,2, क्या लिखा है? 2,2, तो 2 × 2 प्लस में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 को 2 से गुणा करोगे, 4 प्लस में 2 बराबर 6। ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। इसका मतलब डी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी देख लो, डी में 3 उत्तर आएगा जब आप 1,1 रखेंगे, तो सेटिस्फाई करना चाहिए। इस प्रकार का एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है, चलो साहब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्या बोला है? देखो, अगले सवाल में बोला है कि एक रिलेशन दिया है कि y बराबर, रिलेशन में लिखा है mx प्लस में कितना लिखा है? 3। y बराबर mx प्लस 3, और इसमें आपको रखना क्या है कि x बराबर तो आपको -2 तथा y बराबर में क्या रखना है? 5। समझ गए मेरी बात को? y बराबर mx प्लस 3 का आपको रिलेशन दिया है।
x बराबर -2 पुट करना है, y बराबर 5 पुट करना। चलो साहब, y की जगह 5 बराबर m तो आपको चाहिए, x की जगह हो गया -2 और प्लस में 3 चल रहा है। 3 इधर लाएंगे तो ये 5 - 3 बराबर -2m होगा या नहीं होगा, और -2m बराबर 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2। तो m की वैल्यू आएगी 2 बटा -2, तो m मेरे पास आ जाएगा -1। बोलो साहब हाँ या ना, बात समझ में आई या नहीं आई। इसका मतलब इसमें m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। कोई डाउट? कोई डाउट मेरे हिसाब से आपको नहीं होना चाहिए। सिंपल सी एक इक्वेशंस दे रखी है आपको, एक समीकरण दे रखा है, उसमें x की जगह आपको -2 पुट करना है और y की जगह आपको 5 पुट करना है। पुट करेंगे, छोटी मोटी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी -1। 2 का 2 में भाग 1 बार जाता है। ठीक है साहब, चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। लो साहब, रैखिक समीकरण की घात होती है। आप थोड़ा सा जब पहले सवाल में जाएंगे तो यहाँ रैखिक समीकरण आपके सामने लिखा है, तो यहाँ पर चर की घात कितनी, 1 है। तो ध्यान रखना, रैखिक समीकरण की जो घात होती है वो कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। ठीक है साहब, चलो साहब इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। अभी बोला है कि रैखिक समीकरण की घात होती है, तो आप जवाब देंगे सर रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। रैखिक समीकरण की जो घात होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि x की घात भी 1 है और y की घात भी 1 है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं समझना। यदि रैखिक समीकरण का कोई युग्म संगत है, क्या है, संगत है। मुझे एक बात बताओ, अभी जो संगत की आपने कंडीशंस देखी थी, वो संगत की कंडीशंस आपने 2 देखी थी। कैसे कि सर a1/a2 बराबर में था b1/b2 और बराबर में था c1/c2, ये भी देखी थी आपने। दूसरी कंडीशंस क्या देखी थी, a1/a2 नॉट इक्वल टू था आपके b1/b2 बराबर नहीं था c1/c2। ये तो 2 संगत की थी। और एक कंडीशंस कौन सी थी आपके, असंगत की थी। क्या थी, असंगत की। असंगत की क्या थी, a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के। बात समझ में आई या नहीं आई। बोला है कि कोई युग्म अगर संगत है तो संगत की कंडीशंस ये भी होती है, संगत की ये भी होती है। तो आलेख की रेखाएं होगी। मुझे एक बात बताओ, इसमें मैंने आलेख जो बनेगा इसके सामने रेखाएं क्या बताई थी, जब तीनों बराबर है तो उस कंडीशन में मैंने कौन सी रेखाएं बोला था आपको, कि इस कंडीशन में आपकी संपाती रेखाएं होती है। कौन सी रेखाएं होती है, संपाती। और इस कंडीशन में क्या बोला था आपको, इस कंडीशंस में बोला था कि इसका जो आलेख बनेगा वो बनेगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सा ग्राफ बनेगा साहब, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, और इस कंडीशंस में कौन सी रेखाएं बनी थी, समांतर रेखाएं। क्या कंडीशंस बनी थी, समांतर रेखाएं। बोलो हाँ या ना, कोई डाउट है क्या। यहां पर संपाती रेखाएं, यहां पर प्रतिच्छेदी रेखाएं, यहां पर समांतर रेखाएं। अगर युग्म संगत है तो एक कंडीशन ये बनती है, एक ये बनती है। तीनों अनुपात बराबर भी होते हैं, तीनों अनुपात बराबर नहीं भी होते हैं। असंगत की कौन सी कंडीशन बनती है, ये वाली। 2 रेशियो बराबर होते हैं, तीसरा बराबर नहीं होता। इनका जो आलेख बनेगा, तो जब तीनों बराबर है तो उसको हम बोलते हैं संपाती रेखाएं। तीनों बराबर नहीं है तो उसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, समांतर रेखाएं। तो मुझे एक बात बताओ, समांतर तो नहीं होगा, क्योंकि समांतर तो असंगत में होता है। बोला है सदैव संपाती, बिल्कुल साहब ये भी हो सकता है अगर संगत है तो। बोला है सदैव प्रतिच्छेदी, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि जब संगत है तो रेखाएं समान संपाती भी हो सकती है और रेखाएं प्रतिच्छेदी भी हो सकती है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। रेखाएं प्रतिच्छेदी भी होगी और रेखाएं समान संपाती भी होगी। जल्दबाजी में बच्चे क्या करेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट दे दें, क्योंकि उनको सी और डी पढ़ने में टाइम लगेगा, वो पढ़ेंगे नहीं आगे जाकर। तो बेटा ध्यान रखना कि संपाती भी है, प्रतिच्छेदी भी है। लेकिन हमारे पास संगत के लिए कौन सी कंडीशन अवेलेबल है, हमारे पास ये दोनों कंडीशन अवेलेबल है कि संपाती रेखाएं भी होती है, प्रतिच्छेदी भी होती है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सी, मतलब संपाती भी और प्रतिच्छेदी। कोई डाउट, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस में, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है समझो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि एक इक्वेशंस दे रखी है 3x माइनस का y प्लस का 8 बराबर 0, और एक इक्वेशंस दे रखी है 6x माइनस का ky ये प्लस का 16 बराबर 0 है। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि इसमें भी बराबर के 0 है, तो इसमें बराबर 0 लाने के लिए -16 को मैं इधर लाता हूं बराबर के, तो प्लस का 16 हो जाएगा। मुझे एक बात बताना आप लोग कि ये बात तो कंफर्म है कि इक्वेशन फर्स्ट से हमेशा a1 निकलेगा।
तो a1 क्या होता है, जो x के आगे लिख रखा होता है। x के आगे कितना लिख रखा है, 3। b1 क्या होता है, जो y के आगे लिख रखा है, y के आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का 1 हो जाएगा, और c1 का मतलब हो गया 8। तो c1 कितना हो गया, 8। दूसरी इक्वेशन से हमारे पास a2 का मान आएगा, a2 x के आगे वाला होता है 6। फिर मेरे पास b2 का मान आएगा, b2 का y के आगे माइनस का k लिख रखा है, ठीक है, और c2 मेरे पास हो गया 16। क्या हो गया, 16। मेरे को k के किस मान के लिए ये जो समीकरण है ये कौन सी रेखाएं डिनोट करते हैं, समपाती रेखाएं। मुझे एक बात बताओ, आप लिखेंगे समपाती रेखाओं के लिए, समपाती रेखाओं के लिए, समपाती रेखाओं के लिए, समपाती रेखाओं के लिए क्या शर्त होती है, अभी बताया था कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2। हाँ या ना, बात समझ में आई या नहीं आई? आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल समझ में आ गई, तीनों रेशियो बराबर होते हैं। तो a1 का मान मेरे पास 3, a2 का मान मेरे पास 6, ये रहा। b1 का मान मेरे पास माइनस का 1, b2 का मान मेरे पास माइनस का k, c1 का मान मेरे पास 8 और ये 16। मुझे किसी दो रेशियो से इक्वल करना है, मैं शुरुआत के दो से ले लेता हूँ, इनसे सॉल्यूशन कर देता हूँ। माइनस माइनस प्लस, 3/6 का मतलब 1/2 ही तो होता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, 1/2। तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, k को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा, 2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 2। इस टाइप का 100% सवाल आएगा। मैंने सारे सवाल कोशिश की है कि कवर करूं, आगे आ सकते हैं, बट रेशियो a1 b1 c1 आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, कौन a1 होता है, कौन b1 होता है, कौन c1। फिर आपको a2 b2 और c2 निकालना है। फिर ये शर्तें याद होनी चाहिए, संपाती की शर्त क्या होती है, प्रतिच्छेदी की शर्त क्या होती है, समांतर की शर्त क्या होती है, शर्त लगाएंगे। आप चाहो तो मैंने जैसे इन दोनों को लेके सॉल्यूशन किया, इनको मैं चाहता था इन दोनों को लेके भी कर सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें, ठीक है। किसी से करो सेम आंसर आएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में, नेक्स्ट क्वेश्चंस वापस आया, देखो अब समझना, देखो अब बात समझे। अब मैं ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, अब समझना मेरी बात। देखो यहां लिखा है 3x प्लस का 2ky, मैं ये प्लस का 2 इधर लाता हूं तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बराबर 0, ठीक है। अगली इक्वेशन से 2x प्लस का 5y प्लस का 1 बराबर 0। मैंने सेम इक्वेशन बनाना, बराबर में 0 है, ठीक है, हर बार एक आपके दिमाग रह जाए। यहां से मेरे पास a1 की वैल्यू क्या आएगी, जो x का गुणांक है, x का गुणांक कितना है, 3। फिर मेरे पास b1 की वैल्यू आएगी, इक्वेशन फर्स्ट से हमें से a1 b1 c1 आएगा, वो है 2k, क्योंकि y का गुणांक है 2k, और c1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, ठीक है साहब। a2 का मान कितना है, x के गुणांक में, x के गुणांक में 2 है। b2 का मान कितना है, y के गुणांक में 5, और c2 का मान है 1। बोला है कि दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर है, ठीक है, समांतर है, तो आपको इस k का मान निकालना। किसका मान निकालना, इस k की जगह क्या आएगा। आपको बोला है रेखाएं समांतर है, रेखाएं समांतर है। अगर रेखाएं समांतर है तो रेशियो क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2। बोलो मेरे मुन्ना समझ में आई या नहीं आई बात समझ में? बिल्कुल, आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, ये हमें पता है। रेखाएं अगर समांतर है तो ये कंडीशंस होती है। तो a1 का मान मेरे पास 3, a2 का मान मेरे पास 2 बराबर b1 का मान मेरे पास 2k और b2 का मान मेरे पास 5 बराबर नहीं है c1 का मान -2 और c2 का मान। बराबर वाले से कोई लेना देना नहीं, आपको केवल और केवल इनको सोल्व करना है। इनको सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा। 2 को 2k से गुणा करोगे तो 4k बन जाएगा, और 5 को 3 से गुणा करोगे 15 बन जाएगा। तो k का मान आ जाएगा, गुणा वाला 4 भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से k की जो फाइनल वैल्यू बनी है वो बनी है 15/4। तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी, ठीक है। परस्पर समांतर है तो k का मान, ये थोड़ा सवाल में मिसप्रिंट है या सही छपा नहीं है। यदि द्वारा दी जाने रेखाएं परस्पर समांतर है तो k का मान कितना आया मेरे पास, 15/4। ये मेरा एक फाइनल आंसर हो गया। कुछ भी नहीं है, पहले वाले जैसा एज इट इज सवाल है। अगर आपको ये शर्तें याद है जो शुरुआत में टेबल बताई है, शर्त क्या आपके सामने ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई, अगर ये आपको याद हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी है मेरी।
ठीक है, इस बेस पे हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए। ये आपका के वाला सवाल था, सिंपल सा। ठीक है, चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, अब एबीसीडी हट गए, अब सवाल कुछ और शानदार आ रहे हैं, समझना। सवाल क्या कह रहा है कि 9 पेंसिल खरीदी मैंने और 8 पेन की कीमत 54 रुपए दिया, इसके बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखना। तो ऐसे जब भी सवाल आए, खूब सारे एनसीईआरटी में सवाल हैं, तो आपको हमेशा मानना है, एक चीज को x मान लो, एक को y मान लो। लेकिन जब द्विघात समीकरण आता है, दोनों को x मानना होता है, वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, जो 4th वाला चैप्टर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पेंसिल को आप मान लो x, मूल्य दिया आपने कहीं ना कहीं कीमत, माना पेंसिल का मूल्य, माना पेंसिल का जो मूल्य है उसको मान लेता हूं कि x रुपए दिए मैंने। कितने रुपए दिए पेंसिल के? x रुपए। और पेन का मूल्य, पेन का जो मूल्य है वो मैंने दिया y रुपए। बोलो साहब कोई डाउट है क्या? आप कहेंगे गुरुजी बिल्कुल कोई डाउट यहां तक नहीं, हमने एक चीज को x मान लिया, एक को y मान लिया। जब भी आपको रैखिक समीकरण बनाना बोलेगा, क्या बोलेगा? रैखिक समीकरण, तो एक को x मानना, एक चर को y मानना। 2 वस्तुएं आएगी, जैसे कोई आ गया, 2 मित्र आ गए, है ना, राम और श्याम, तो राम x हो जाएगा, श्याम y हो जाएगा। आप चाहो श्याम को x ले लो, राम को y, यहां पर भी तो आप उल्टा फुल्टा ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है वो समझना। प्रश्न अनुसार कह रहा है कि मैंने कितनी पेंसिल खरीदी? 9, और उसका मूल्य कितना दिया? x, तो 9x। और पेन कितने खरीदे? 8, और मूल्य कितना दिया? y। इन दोनों को जब जोड़ा तो मैंने टोटल दुकानदार को लौटा दिए 54 रुपए, और ये इस प्रश्न का मेरे पास क्या आ गया है? फाइनल उत्तर। इस प्रश्न का फाइनल क्या आ गया? उत्तर। कभी भी ऐसा सवाल आए, एक चीज को x मान लो, दूसरी को मान लो y। प्रश्न अनुसार आपसे बात बोली कि 9 मैंने पेंसिल खरीदी, तो उसका x रुपए दिया। ठीक है, x मूल्य दिया ना, तो 9x प्लस, हमेशा ही प्लस होगा क्योंकि कीमत आपने दोनों को जोड़ कर दी है। दुकानदार ने बोला ये आपने पेंसिल ली, ये आपने पेन लिए, अब आप मुझे टोटल इतने रुपए दे दो। बीजगणित रूप में लिखना, सरल करना होता तो आगे सरल भी कर लेते। सरल के हैं आगे सवाल, आगे करेंगे। बोलो कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना ध्यान से, ध्यान देना। यदि रैखिक समीकरण आपको दे रखा है 3x प्लस का 2my प्लस का 2 इधर आएगा माइनस का 2 बराबर 0, क्योंकि हर बार मेरे को ऐसा कुछ लिखना है, समीकरण संख्या की भाषा लिखनी है। अब आपको अति लघुरात्मक में आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में है 2x प्लस में 5y प्लस में 1 बराबर में क्या लिख रखा है? 0। ये हो गया समीकरण संख्या 2। बोला रेखाएं समांतर है, समांतर की बाद में बात करेंगे, पहले हम समीकरण 1 से a1 का मान निकालेंगे। तो पहले a1 का मान, समीकरण 1 से निकलता है a1 का मान। a1 का मान होता है जो x का गुणांक, यहाँ x का गुणांक है 3। चलो साहब समीकरण 1 से b1 का मान निकालेगा, y के आगे क्या लिख रखा है? देखो प्लस का 2m लिख रखा है, प्लस का 2m। और c1 का मान निकलता है समीकरण 1 से, तो माइनस का 2 है, देखो ये अचर पद। ठीक है साहब, इसके बाद निकालते हैं a2 का मान, समीकरण 2 से निकलेगा, देखो x के आगे कितना? 2। और b2 का मान वो कितना निकलेगा? 5, y के आगे वाला। ठीक है, और c2 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। आप बोलेंगे चूंकि रेखाएं क्या है? समांतर है। रेखाएं आपस में क्या दे रखी है आपको? समांतर दे रखी है साहब। क्या दे रखी है? समांतर है। तो समांतर होने के लिए a1 अपॉन a2 बराबर में होता है b1 अपॉन b2, बराबर नहीं होता है c1 अपॉन c2। क्या ये समांतर की शर्त है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सर ये शर्त होती है, आपने बताई। तो a1 का मान कितना बेटा? 3। a2 का मान कितना है? 2, बराबर b1 का मान कितना है? 2m। b2 का मान कितना है? 5, बराबर नहीं है c1 का मान -2, और ये हो गया 1। आगे ज़्यादा सोल्व करेंगे नहीं, इसको नहीं करेंगे, ऐसा क्वेश्चन करवा दिया ऑलरेडी मैंने आपको। ठीक है, किसको लेना? केवल इनको लेना है। तो इनको लेंगे, दिया आएगा 3/2 बराबर में आ जाएगा 2m/5। तो ये इधर वज्र गुणा, ये इधर वज्र गुणा, 2 को 2m से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4m, 5 को 3 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 15। तो m का मान आ जाएगा आपके पास 15/4। m का मान कितना आ जाएगा? 15/4।
ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या आ गया साहब, आंसर आ गया। केवल आपको समीकरण 1 से a1 b1 c1 निकालना है, समीकरण 2 से a2 b2 c2 निकालना है, और बोली है कि रेखाएं कौन सी है, समांतर है। रेखाएं क्या है, समांतर है। तो समांतर की ये शर्त होती है, बराबर वाला नहीं लेना। शुरुआत के 2 से आपको इसको सॉल्यूशंस करना है। इसको हमने जब सोल्व किया तो m का मान कितना आ गया, 15/4। अतः m का मान 15/4 होगा। ये बातें आप सबको पता है, इजी वे में आप काम कर लेंगे। ठीक है साहब। चलो साहब अगले वाले सवाल में, अगले वाला सवाल भी बहुत शानदार आया। कैसे, एक समीकरण है आपके पास x प्लस में 2y माइनस का 3 बराबर 0, समीकरण संख्या 1। क्यों प्लस का 3 इधर आ गया, माइनस का हो गया। फिर समीकरण है 5x प्लस में ky और प्लस में 7 बराबर 0। अभी मैं जब समीकरण लिख रहा हूं तो मैंने अभी सवाल पढ़ा ही नहीं, क्या है क्या दे रखा है। मेरा सबसे पहला काम यह होगा कि मैं इसके अंदर a1 का मान ढूंढूं। समीकरण 1 से a1 का मान आएगा, b1 का मान आएगा, c1 का मान आएगा। समीकरण 2 से a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान आएगा। ठीक है, a1 का मान x का गुणांक, इधर x के गुणांक में कुछ भी नहीं है, तो जहां कुछ नहीं होता वहां 1 लेना होता है। ज्यादातर बच्चे 0 ले लेते हैं, ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं b1 का मान। b1 का मान कितना हो जाएगा, y का गुणांक 2 है, देखो यहाँ पे कितना है 2, और c1 का मान अचर है तो माइनस साइन साथ में लेना है, माइनस का 3। फिर हमारे पास समीकरण जब 2 में आएंगे तो a2 का मान x का गुणांक 5 है, देखो ये रहा। ठीक है, और b2 का मान y का गुणांक k है, और c2 का मान आ गया मेरे पास 7। अब बोला है कि इस k का मान आपको ज्ञात करना है। किसका मान निकालना, k का, जिसके लिए प्रणाली क्या है, असंगत है। ठीक है, असंगत है, रेखाएं आपकी क्या है, असंगत है। और जब भी रेखाएं असंगत होती है तो आपके दिमाग में आना चाहिए a1/a2 बराबर में होता है b1/b2 बराबर में नहीं होता है c1/c2। ये एक कंडीशन असंगत की है, बाकी 2 कंडीशंस, तीनों रेशियो बराबर है या तीनों रेशियो बराबर नहीं है, तीनों अनुपात बराबर है या तीनों अनुपात बराबर नहीं है, तो वहां संगत होता है। एक ही कंडीशंस में असंगत होता है। ठीक है, तो a1 का मान आप कहेंगे सर 1 है हमारे पास, a2 का मान हमारे पास 5 है, बराबर b1 का मान हमारे पास 2 है और b2 का मान हमारे पास k है, नॉट इक्वल टू c1 का मान माइनस का 3 है। और ये क्योंकि नोट बराबर हमें इसको लेना ही देना नहीं, यहां से ये हो गया, तो 1/5 बराबर में आ जाएगा 2/k। तो k को 1 से गुणा कराओगे k, 5 को 2 से गुणा करवाओगे 10, तो k का मान मेरे पास कितना आ गया साहब, 10 आ गया। कितना आ गया, 10। कोई डाउट है क्या यहाँ पे, कोई डाउट नहीं, सिंपल से सवाल आ रहे हैं सेम सेम, a1 b1 c1 a2 b2 c2 जिसने ढूंढ लिया। और अगर आपको वो टेबल याद रहेगी कि असंगत की शर्त क्या होती है, प्रतिच्छेदी की, समांतर की, कोई हल, अद्वितीय हल, सबकी अगर वो याद है, वो 9 चीजें आपको अगर याद है तीनों रेशियो में, तो इन सवालों में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। छोटी मोटी 7वीं 8वीं क्लास की कैलकुलेशन आएगी, आराम से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस में, नेक्स्ट क्वेश्चंस ये रो सब बोला है कि 2 समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 की जोड़ी में आपको दे रखा है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 है। तो दर्शाई गई रेखाएं हैं। तो ये जब रेखाएं होती है तो इसमें हम आंसर क्या लिखेंगे, रेखाएं कौन सी है, संपाती है। कौन सी रेखाएं हैं, संपाती। दर्शाई गई रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी। संपाती का मतलब समझते हो, रेखा के ऊपर वापस रेखा आ जाए, सेम टू सेम सवाल आ जाए, मतलब इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाए। समझ रहे हो, मैं आपको एक अलग कलर से और बताता हूं, समझना, इसी रेखा के ऊपर वापस एक रेखा और आ जाए, सेम टू सेम, मतलब दोनों को एक ही बिंदु हो जाए। जैसे ये भी 0,5 से गुजर रही है, ये भी 5,0 से गुजर रही है, इनको कौन सी रेखाएं बोला जाता है, ये संपाती। और प्रतिच्छेदी आप जानते हो, एक रेखा इधर से आ जाए, एक इधर से, देखो दोनों प्रतिच्छेद कर रही है। समांतर का मतलब एक इधर से एक इधर से, ये समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं, समांतर। तो बोला है कि ये आपको तीनों बराबर दे रखी थी, तो तीनों जब बराबर होती है तो उसको हम कौन सी रेखाएं बोलते हैं, संपाती। अगर तीनों बराबर नहीं होती तो यहाँ खाली जगह में क्या आता, प्रतिच्छेदी। 2 बराबर होती, तीसरी बराबर नहीं होती, हम यहाँ लिखते हैं समांतर। समझ गए मेरी बात को, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये संपाती है, ये कौन सी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी। कौन सी रेखाएं, प्रतिच्छेदी। और ये जो रेखाएं ये वाली, ये आपकी समांतर है। क्या है, समांतर। ठीक है, चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। ठीक है, सिंपल सवाल है ना, ज्यादा दिक्कत नहीं करेंगे। देखो एक समीकरण आया, एक समीकरण है x
प्लस वाई बराबर 13, समीकरण संख्या 1। एक समीकरण है x माइनस वाई बराबर में 5, समीकरण संख्या 2। बोला x और y का मान निकालना। हम अभी आगे जब बढ़ेंगे, आपके जो थर्ड वाला चैप्टर है एनसीईआरटी ये कहती है कि आपके इस साल सोल्व करने के 4 तरीके होते हैं। किसी भी रैखिक समीकरण को जो सरल करने के तरीके होते हैं वो 4 होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 4। एक होता है प्रतिस्थापन विधि, एक होता है विलोपन विधि, एक वज्र गुणन विधि और एक होता है ग्राफी विधि। ग्राफ है आपके, लेकिन ग्राफ का कोई बड़ा सवाल आएगा नहीं, तो आप नो टेंशन है, इतना कुछ ज्यादा टेंशन है नहीं। ठीक है, चलो साहब अब इसमें निकालेंगे से। अब इसमें प्रतिस्थापन विलोपन में से कोई लगा सकते हैं, मैं यहां लगा रहा हूं विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन का मतलब होता है किसी का विलोप करना। विलोप करने के लिए क्या होगा? आप कोई भी वैल्यू को माइनस कर दो। जैसे देखो एक बात बताओ, अगर मैं इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दूं तो मेरा ये y से y कैंसिल होगा या नहीं होगा? और एक का विलोपित करना है तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे कैसे? देखो आपको बताता हूं, जैसे आपने 9th क्लास में बहुपद में जोड़ा होगा। ठीक है, ऐसे जोड़ते हैं हमेशा, और जोड़ते हुए कभी कोई चिन्ह चेंज नहीं होता है। माइनस का आगे प्लस है तो भी माइनस का रहेगा, प्लस के आगे प्लस है तो भी प्लस रहेगा। जोड़ने से फायदा क्या होगा? देखो y से y कैंसिल हो गया, x और x जोड़ने पर कितने हो गए? 2x, और 13 और 5 कितने हो गए? 18। यहां से x का मान निकालेंगे तो 18/2, तो x का मान आ जाएगा साहब, आप कहेंगे सर x का मान कितना आएगा? 9 आएगा। x का मान कितना आएगा आपके पास? 9 आएगा। कितना आ जाएगा? 9। ये x का मान आ गया आपके पास। बोलो साहब कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब आप कहेंगे सर अब क्या हो गया, y का मान नहीं निकाला, तो y का भी निकाल लेते हैं, क्यों सोच कर रहे हो ऐसे? ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या? देखो आप लिखेंगे x बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर, किसी में रख दो, 1 या 2 में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रखने पर तो रखेंगे तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 13। तो x का मान 9 प्लस में y आपको निकालना है बराबर 13, प्लस का 9 है तो उधर ट्रांसफर होने पर किसका हो जाएगा? माइनस का 9। तो y का मान 13 माइनस 9 कितना बचेगा? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4। बोलो साहब कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं। और यहां हमने कौन सी विधि लगाई है? विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। 4 विधि होती है, आप किसी से भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। किसी से भी कर लो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बट विलोपन ठीक है, आप प्लस कर देंगे, एक का विलोप आप कर दो। ठीक है, विलोपन विधि का मतलब क्या होता है? x या y में से किसी एक का विलोप करने पर, किसी एक का विलोप करने पर इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है साहब, चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन समझना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लिखा है 7x माइनस वाई प्लस के 5 को, चलो बाहर उधर ही है, दोनों में तो उधर ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी। ठीक है, इधर भी 15 ही है। फिर लिखा है 21x माइनस का 3y बराबर में 15, समीकरण संख्या 2। कौन सी रेखाओं को दर्शाती? रेखाएं संपाती हो सकती है, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो सकती है, रेखाएं आपकी समांतर हो सकती है, वो तो डिपेंड करेगा रेशियो क्या आता है इनका। ठीक है, चलो साहब मुझे एक बात बताओ, यहां से कंफर्म हो कि मैं अगर a1 का मान आपसे बोलूं तो आप कहेंगे सर समीकरण 1 में x का गुणांक मेरे पास कितना है? 7। समीकरण 1 में y का गुणांक b1 हो जाएगा माइनस का 1, फिर c1 का मान कितना आ जाएगा? 5। ठीक है साहब, फिर मेरे पास आ जाएगा a2 का मान x का गुणांक 21। ठीक है, b2 का मान आ जाएगा माइनस का 3 और c2 का मान आ जाएगा 15। अब रेखाएं बतानी है तो मुझे नहीं पता कौन सी रेखाएं आएगी, तो मैं एक ही काम करूंगा, सबका अलग अलग रेशियो निकालूंगा। आप कहेंगे सर कैसे? पहले रेशियो निकालता हूं, a1/a2 का अनुपात निकालता हूं। तो a1 का मान 7/21, सोल्व करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 21, अनुपात आया 1/3। फिर हम रेशियो निकालेंगे b1/b2 का, b1/b2 का, तो b1 माइनस 1 माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, तो अनुपात कितना आया? 1/3। फिर हम रेशियो निकालेंगे c1/c2 का। रेशियो किसका निकालेंगे? c1/c2 का, तो 5/15,
तो 5 एकम 5, 5 3 15। देखो तीनों अनुपात बराबर है या नहीं है, आप लिखेंगे अतः दोनों रेखाएं परस्पर संपाती है, क्योंकि आपको रीजन भी लिखना है, क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2। बात आई या नहीं आई समझ में? आप कहेंगे सर बिल्कुल आ गई। हमने पहले A1/A2 निकाला तो 1/3 आया, B1/B2 भी 1/3 आया, C1/C2 भी कितना आया? 1/3 आया। ठीक है, और ये तीनों रेशियो बराबर आए। तीनों रेशियो बराबर आने हम रेखाएं कौन सी होती है? हमारी संपाती। इसका मतलब ये तीनों रेशियो आपस में बराबर है। समझ गए ना इस बात को? चलो साहब अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल देखो, ध्यान से देखना, बड़े शानदार सवाल हैं, आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, इनसे बाहर कुछ नहीं होगा। k का मान निकालना है और संख्याओं के आपको एक समीकरण दे रखा, kx प्लस का 2y माइनस का 5 बराबर 0। समीकरण संख्या एक समीकरण है x प्लस का 3y माइनस का 2 बराबर 0। समीकरण संख्या 2। ठीक है, समीकरण 1 से a1 का मान आएगा x का गुणांक इस बार k है, b1 का मान आएगा y का गुणांक 2 है और c1 का मान आएगा माइनस का 5। ठीक है साहब, चलो a2 का मान आएगा आपके पास 1, फिर b2 का मान आएगा आपके पास 3, C2 का मान आएगा आपके पास -2। अब मैं फटाफट लिख रहा हूं, मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। बोला है कि कौन से हल है इसका? अद्वितीय हल है। रेखाओं का आपको शर्त दी है के मान के लिए, रेखाओं का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। और आपको 100% कन्फर्म है कि अगर रेखाओं का अद्वितीय हल है तो आप लिखेंगे A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। क्या ये शर्त होती है? आप कहेंगे सर बिल्कुल ये शर्त होती है। तो A1 का मान k, A2 का मान 1, B2 का मान 2, ये हो गया 3। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू, ये हो गया नॉट इक्वल्स टू -5 बटा -2। कोई डाउट है क्या? आप कहेंगे सर कोई डाउट नहीं है, आप नो टेंशन रहे, हमें ये पता है सारी चीज़ें। चलो साहब अब देखते हैं, तो शुरुआत के 2 ले लो कोई। तो k का मान क्या नहीं आना चाहिए? नॉट इक्वल्स टू 2/3। तो k का मान यहाँ से 2/3 नहीं होना चाहिए। अगर अगला लेंगे तो अगला हो जाएगा k का मान 5/2 भी नहीं होना चाहिए। k का मान क्या नहीं होना चाहिए? 5/2। क्यों? माइनस माइनस कैंसिल, एक बार इसके साथ संबंध बना दिए, एक बार इसके साथ बना दिया। ठीक है, इसका मतलब k का मान 2/3 और 5/2 नहीं हो सकता, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ये सवाल थोड़ा सा डंका है, जिसको आप अलग से समझें, स्टार लगा लेना इस सवाल को। ठीक है साहब, चलो साहब अगले सवाल में चलते हैं। अब देखो कुछ सवाल आ गए हैं जिसमें आपको इस बार बोला है कि वापस कौन सी विधि लगानी बेटा? विलोपन विधि। कौन सी विधि है आपके सामने? विलोपन विधि। समीकरण बनाते हैं, समीकरण है x माइनस वाई बराबर, इसको -1 लिखना चाहूंगा भाई। ठीक है, ये प्लस का 1 मैंने इधर भेज दिया, माइनस का 1। ठीक है, और इधर लिखा है समीकरण में 3x प्लस का 2y बराबर ये हो जाएगा 12, क्योंकि माइनस का 12 उधर जाने पर प्लस का 12। ठीक है, विलोपन विधि के लिए आपको किसी का एलिमिनेट करना, लेकिन एलिमिनेट यानी विलोप करने के लिए कम से कम उसके गुणांक तो समान होने चाहिए ना। उसके क्या होने चाहिए? गुणांक समान होने चाहिए। लेकिन यह गुणांक समान है यानी, एक काम कर दो, आप समीकरण 1 को 2 से गुणा करो, आपको क्या फायदा होगा? उससे देखो y सेम बन जाएगा। मैं लिखता हूं, देखो आप समझना। आप लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, विलोपन विधि में हमेशा ध्यान रखना, जिस चर का आप गुणा करने, जिस चर का आप विलोप करना चाहते हैं उसका गुणांक समान होना चाहिए। यहां देखो y इकलौता है, यहाँ y का गुणांक 2 है। ठीक है, समीकरण 1 को 2 से गुणा किया, तो 2 से गुणा करोगे, इस समीकरण को 2 से गुणा करने से फायदा क्या होगा कि ये हो जाएगा 2x माइनस का 2y बराबर माइनस का 2। समीकरण संख्या क्या हो गया? 3। पूरी पहली समीकरण को किससे गुणा करवा दिया मैंने? 2 से। किससे गुणा करवा दिया? इस पूरी समीकरण को 2 से गुणा करवा दिया। कोई डाउट है क्या बेटा? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप ध्यान देखो, समीकरण 2 और 3 को थोड़ा ध्यान से देखो। ध्यान से देखेंगे इधर 2y है, इधर -2y। अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ देता हूं, जैसे मैंने पहले किया था, समीकरण 1 और 2 को क्या कर दूं? जोड़ दूं। आप लिखेंगे समीकरण 1 व
समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ते हैं साहब, तो समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस का 2y बराबर में 12, और वापिस कौन सी समीकरण है, 3, 2x माइनस का 2y बराबर माइनस का 2। जोड़ते हैं इनको, जोड़ने वक्त कभी भी चिन्ह चेंज नहीं होते हैं, तो प्लस के 2y से माइनस का 2y क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5x, और इसमें से 12 में से ये 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 10, और अगर मुझे यहाँ से x का मान निकालना है तो 10 बटा ये 5 आएगा, और x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब x का मान जो आया है वो आप किसी समीकरण में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लिखेंगे x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, किसी में रख दो, 1 2 3 सेम y का मान आएगा। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर माइनस का 1, तो x का मान 2 माइनस का y बराबर माइनस का 1, माइनस का y बराबर माइनस का 1, और माइनस प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का y बराबर माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया साहब। कितना आ गया, 3 आ गया। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है। ये हमने अभी सीखी है विलोपन विधि। कौन सी विधि सीखी है, विलोपन। विलोपन विधि लगाने के लिए एक ही फंडामेंटल्स है, जिस चर का आप विलोप करना चाहते हैं, जिस चर को आप हटाना चाहते हैं, उसका गुणांक समान होना चाहिए। यहाँ पर y का गुणांक 2 था, तो हमने इस पूरे समीकरण को यहाँ से यहाँ तक किससे गुणा करवा दिया, 2 से। समीकरण 1 को जब 2 से गुणा करवाया, 2 को x से करवाए तो 2x हो गया, 2 को y से करवाए तो माइनस का 2y हो गया, माइनस 1 को 2 से करवाए माइनस 2 को। जब आपने समीकरण इस बार इनको देखा तो आपको एक समझ में आया कि अगर मैं समीकरण 2 और 3 को जोड़ दूं तो प्लस का 2y माइनस का 2y कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास एक x बचेगा। एक चर लाने के बाद दूसरा चर केवल, और जब x का मान मेरे पास 2 आया तो मेरे पास समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, तीन बातें थी। मैं अगर किसी में भी x का मान पुट करता तो मेरे पास y का मान 3 ही आता। आप चाहो तो 2 में रख के देख लेना, आप चाहो तो 3 में रख के देख लेना, उत्तर एकदम सही आएगा। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर आपने ये चीज सीख ली है तो अब आपके पास 3.3 एक्सरसाइज करने के लिए समय आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो साहब नेक्स्ट क्वेश्चंस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, इस बात का ध्यान रखना। बोर्ड एग्जाम के लिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना आप आराम से धैर्य से। इसमें m का मान भी निकालना है, और ये 3.2 का दूसरा सवाल है आपके सामने। एक समीकरण है आपके पास 2x प्लस का 3y बराबर में लिखा है 11, इसको हम देंगे समीकरण संख्या 1। एक समीकरण लिखा है 2x माइनस का 4y, ठीक है, बराबर में हो जाएगा माइनस का 24, समीकरण संख्या 2। मेरे को बोला इसको हल करें। हल करने का मतलब है मुझे इस x और इस y का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। फिर इसकी सहायता से मुझे m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए मुझे शर्त दी है कि y बराबर क्या होना चाहिए, mx प्लस 3। मुझे एक बात बताओ, यहां पर 3 चर है, यानी एक चर है y, एक चर है m और एक चर है x। अगर मुझे यहां से m का मान निकालना है तो मेरे पास 2 चर मौजूद होने चाहिए। कौन कौन से, एक तो होना चाहिए y, एक होना चाहिए x। और आपको पता है x और y निकालने के मैंने 4 मेथड बताए थे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, ग्राफी विधि। विलोपन विधि जस्ट ऊपर हमने पढ़ी है, प्रतिस्थापन विधि भी आप इसमें लगा सकते हो, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपको यहां से विलोपन विधि लगानी, तो पहले वाले सवाल में क्या बोला था, विलोपन विधि ये कहती है जिस चर का आप विलोप करना चाहते हैं, जिस चर का आप विलोप करना चाहते हैं उसका गुणांक सेम होना चाहिए। इस बार y का तो गुणांक नहीं है, लेकिन आप एक चीज नोटिस करेंगे कि सर इस बार x का गुणांक सेम है। इसका मतलब हम x का मान हटा सकते हैं, यहां से x का विलोप कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, अगर मैं पहले सवाल की तरह इन दोनों को जोड़ दूं तो जोड़ने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि 2x में से 2x जुड़ेगा तो 4x हो जाएगा। मुझे तो x को हटाना है, इसका मतलब x से x कटना चाहिए। x से x कट कैसे होगा, एक का चिन्ह प्लस और एक का चिन्ह क्या हो जाए, माइनस। इसका मतलब मेरे को एक बात समझ में आई कि मैं यहां से कह सकता हूं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को
घटाने पर एक चीज समझ में आ गई कि अगर मैं इसको घटा दूं, क्योंकि इस बार पहले मैंने जोड़ा इसीलिए था क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था। यहां जोड़ने से फायदा नहीं होगा, यहां जोड़ने से उल्टा हमारे लिए घाटा हो जाएगा। क्या घाटा हो जाएगा कि 4x 2x और 2x 4x हो जाएंगे। क्या हो जाएगा जोड़ने से, कोई फायदा नहीं होगा, इसका मतलब घटाने पर। अब घटाते वक्त थोड़ा ध्यान देना, कैसे लिखना वैसे ही है जैसे 2x प्लस 3y बराबर 11 और एक लिखा है 2x माइनस का 4y बराबर लिखा माइनस का 24। अब घटाते वक्त एक चीज आपको पता होगी कि घटाते वक्त दूसरा जो समीकरण होता है, ये जो दूसरा समीकरण लिखा है, इसके सारे चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। कैसे, प्लस का माइनस में हो जाता है, माइनस का प्लस में हो जाता है। तो 2x हो जाएगा ये माइनस में, माइनस वाला चिन्ह बदल जाएगा प्लस में, और माइनस वाला चिन्ह किस में बदल जाएगा, प्लस में। अब ये देखो, अब ये ऊपर ये 2x प्लस का नहीं है, माइनस का हो गया ये 2x। अब देखो ये प्लस का 3x और ये प्लस का 4y, तो प्लस का 7y नहीं होगा क्या। और ये प्लस का 24 और प्लस का 11 है, तो प्लस का क्या बनेगा, 35। तो यहां से y का मान आ जाएगा 35/7 और y का मान आएगा आपके पास 7 पंजे 35, यानी कि y मेरे पास कितना आ गया साहब, कितना आ गया, 5। समझ में आई या नहीं आई बात। बिल्कुल, जब घटाते हैं तो सारे चिन्ह चेंज हो जाते। मुझे एक बात बताओ, 2 में से 2 घटाना है तो घटाओगे ऐसे, क्यों, प्लस का 2 था उसको आपने किस में बदल दिया, माइनस के 2 में बदला या नहीं बदला, बिल्कुल बदला। अब y का मान आप रखेंगे किसी भी समीकरण में, तो y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, आप किसी में रख दें कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से। ठीक है, 2x प्लस में लिखा है 3y बराबर में लिखा है आपके सामने 11। ठीक है, थोड़ा सा कलर को करते हैं चेंज, फिर करते हैं शुरू। तो आप लिखेंगे सर 2x की जगह 2x होगा, क्योंकि x निकालना है। 3 गुणा में y कितना है मेरे पास, 5 बराबर में हो गया 11। ये हो गया 2x प्लस 5 थी ये 15 बराबर में हो गया 11। यहाँ से हमारे पास 2x का मान आएगा 11 माइनस प्लस का 15 जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, और 2x का मान आएगा मेरे पास माइनस का 4, क्योंकि माइनस 15 में से 11 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, और x का मान आएगा माइनस का 4/2, x का मान आ जाएगा माइनस का 2। ये हमने इस सवाल का सॉल्यूशंस किया है, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है। अभी मेरे को m का मान निकालना है। क्या निकालना है, m का मान। आप लिखेंगे चूंकि दिया है प्रश्न में, क्या है, एक बात दी है कि y बराबर है mx प्लस 3, तो यहां से y क्या आएगा, y आएगा 5 बराबर m मुझे निकालना है, x का मान मेरे पास -2 है, प्लस में 3 तो 5। ये प्लस का 3 जब ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस का 3 बन जाएगा, और -2 को m से गुणा करोगे तो माइनस का 2m आएगा। तो यहाँ से माइनस का 2m बराबर 5 - 3 कितना बचता है, 2। तो m बराबर आ जाएगा 2/-2। तो मेरे पास m की जो सेटिस्फाई वैल्यू आएगी वो आएगी -1। क्या आएगी, -1। इस क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीट समझ लेना, 100% श्योर है इस बार एग्जाम में सवाल आने वाला है, कोई रोकने वाला नहीं इस सवाल को। आपका पहला काम है, पहली प्रायोरिटी ये है कि सवाल को ढंग से करें। विलोपन विधि मैंने समझाई, आप चाहो तो प्रतिस्थापन लगा सकते हो। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, सॉल्यूशंस किया हमने, x और y का मान निकाला। अब x y की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि y बराबर mx प्लस 3 है, तो 3 चर है, तो यहाँ से 2 चर चाहिए। एक चर कौन से, एक x चर और एक y चर। अगर ये मेरे पास आ गया तो मेरे पास m का मान आ जाएगा, जो मैंने इस इक्वेशन से निकाल लिया। y बराबर mx प्लस 3, m का मान निकल गया, क्योंकि y का मान 5 है, x का मान -2 है। वज्र गुणा वगैरह किया, केवल ट्रांसफर वगैरह किया, तो m की वैल्यू, सेटिस्फाई वैल्यू कितनी आई, -1। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं, आप आराम से एक बार देख लो। ये हमने x और y निकाला, यहाँ पे घटाया इसीलिए क्योंकि चिन्ह सेम है। जब दोनों चरों को जिसका आप विलोप करना चाहते हैं चिन्ह सेम हो तब आप घटा दें, और जब चिन्ह अलग अलग हो, एक प्लस का और एक माइनस का हो, तो वैसे भी वो आपके अलग अलग साइन है तो वो कट जाएंगे आपके, जब जोड़ोगे तो उनको तब जोड़ दें। ठीक है, चिन्ह प्लस के हैं तो भी घटाना, चिन्ह दोनों माइनस के हैं तो भी घटाना, क्योंकि माइनस के चिन्ह को प्लस में बदलने के लिए आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और घटाते वक्त हमेशा ये जो सेकेंड इक्वेशन लिखी है ये वाली इसके क्या करना है, चिन्ह चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये प्लस का 2x था, माइनस के 2x में माइनस का 4y था, प्लस का, ठीक है, और माइनस का 24 था, इसको प्लस का 24 बना दिया। सोल्व आउट किया तो y का मान 5 आया, y का मान उठा के हमने जब समीकरण 1 में रखा तो x हमारे पास -2 आया, और जब रिलेशन में रखा तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1।
ठीक है साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस में, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपको सॉल्यूशंस करना है, बट पहले सवाल करना है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री। तो हमारे पास दो सवाल आ गए। एक है बड़ा कोण, तो आप लिखेंगे माना बड़ा कोण, दो कोण आ गए, माना बड़ा कोण क्या मान लेते हैं x, और एक आया है हमारे पास छोटा कोण। कौन सा कोण? छोटा कोण। ये भी सवाल आ सकता है क्योंकि इसमें पहले इक्वेशंस बनाओ फिर विलोपन या प्रतिस्थापन लगाओ, तो एग्जामिनर तो यही देगा ना जानबूझकर, क्योंकि उसको भाषा भी कवर करनी है प्लस मेथड भी लगाना, तो ये लगाएगा। और छोटा कोण हमने क्या मान लिया? y। अब मेरी बात आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, प्रश्न अनुसार सुनना क्या कह रहा है। प्रश्न अनुसार मैं 100% श्योर हूं कि यहां पर अगर मैं x प्लस वाई करता हूं तो मेरे पास 180 डिग्री आएगा। आप कहेंगे सर ये तो आपने गलत ही लिखा है, ऐसे कैसे 180 डिग्री आ जाएगा? इसके पीछे का रीजन क्या है? आपने दो कोण पढ़े, एक पूरक कोण होता है, एक संपूरक कोण होता है। पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आए, संपूरक का मतलब होता है दो कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आए। और यहां दिया है कि दो संपूरक कोण और उन्हें ज्ञात कीजिए। तो x और y का मान ज्ञात करना, जितने चर होंगे उतने समीकरण चाहिए। तो x और y में हमारे पास दो समीकरण चाहिए। एक तो प्रश्न अनुसार आगे बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, वो बाद की बात कर लेंगे, ठीक है। लेकिन प्रश्न अनुसार क्या x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। आप लिखेंगे दो संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। चलो साहब, कोई डाउट है क्या? आप कहेंगे सर कोई डाउट नहीं है, और इसको मैं समीकरण संख्या क्या दे देता हूं? 1 दे देता हूं। अब पुणे प्रश्न अनुसार क्या बोला है वो बात आप समझना। पुणे प्रश्न अनुसार एक बात तो संपूरक वाली हिडन थी, छुपी भी थी, जो हमने पता कर ली क्योंकि हम हैं होशियार बच्चे, नो टेंशन रहो, ठीक है, इस बात को कोई दिक्कत नहीं है। पुणे प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि जो ये बड़ा कोण है आपके, जो ये बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है, तो बराबर है छोटा कोण प्लस 18 डिग्री, प्लस में 18, बाद में डिग्री लगा देंगे सब कोणों में, क्योंकि कोण की जो मात्रक होता है, इकाई होती है, वो हमेशा ही कोई ना कोई लगाना पड़ेगा, डिग्री लगाना पड़ेगा, ठीक है। बड़ा कोण हमने क्या माना? x माना साहब, छोटा कोण हमने क्या माना? y माना, प्लस में 18 डिग्री। मैं y को इधर लाता हूं तो x माइनस वाई बराबर आ गया 18, समीकरण संख्या 2। तो मेरे पास दो समीकरण आ गए, एक मेरे पास समीकरण आया ये वाला, ठीक है साहब। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, और एक समीकरण आया मेरे पास ये वाला, ठीक है। दोनों समीकरण आगे या नहीं आगे? अगर मेरे को सवाल कहता कि मेरे को केवल रैखिक समीकरण बनाने हैं, तब मैं उत्तर केवल इतना ही लिखता, इससे आगे सोल्व नहीं करता किसी भी हालत में, ठीक है। और अगर मेरे को बोला है कि उन्हें ज्ञात कीजिए, इसका मतलब ये 2 नंबर में 3 नंबर में सवाल आने लायक है, तो इसको हम सरल भी करेंगे। क्या करेंगे? सरल करेंगे। मुझे एक बात बताओ, वापिस प्रतिस्थापन या विलोपन विधि लगेगी? बिल्कुल लगेगी। विलोपन विधि लगाते हैं, सबसे सिंपल रहती है। विलोपन क्या कहती है? विलोपन ये कहती है कि अगर मुझे जिस चर का विलोप करना है, जिस चर का क्या करना है? विलोप करना है, उसका गुणांक समान होना चाहिए। तो गुणांक आप कहेंगे सर बिल्कुल समान है, देखो यहां पर भी y है, यहां पर भी y है, इधर भी x है, इधर भी x, क्या दोनों कट जाएंगे या नहीं? देखो इधर एक प्लस का y है, इधर माइनस का y है, तो मेरे पास यहां से कंक्लूजन ये निकला है कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को मैं क्या कर दूं? जोड़ दूं। अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो एक प्लस का y है, एक माइनस का y है, वो आपस में क्या हो जाएंगे साहब? कैंसिल हो जाएंगे। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री और x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, ठीक है। जब जोड़ूंगा तो कभी भी चिन्ह चेंज नहीं करने, तो प्लस का y माइनस का y कैंसिल, और x जुड़ने पर हो गया 2x, और ये जुड़ने पर हो गए आपके पास 198 डिग्री, ठीक है। और यहां से अगर मुझे x का मान निकालना है तो 198 डिग्री बटा में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और 198 में 2 का भाग लगाएंगे तो मेरे पास उत्तर आ जाएगा 99 डिग्री। तो मेरे पास x का मान कितना आया है साहब? 99 डिग्री आया। कितना आया है? 99 डिग्री। कोई डाउट है क्या? आप कहेंगे सर कोई डाउट नहीं। अब x का मान आ गया तो y का मान भी आ जाएगा, तो आप लिखेंगे x बराबर 99 डिग्री, x बराबर 99 डिग्री
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, और समीकरण एक है x प्लस में y बराबर 180 डिग्री। तो x का मान है साहब आपके पास 99 डिग्री, प्लस में y आपको चाहिए बराबर 180 डिग्री। y की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री, प्लस का 99 में ट्रांसफर होगा तो हो जाएगा माइनस का 99, और 180 में से 99 जाएगा तो कितना बचेगा, 81 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 81 डिग्री। बोलो हाँ या ना, कोई बात में डाउट है क्या? नहीं। आप लिखेंगे अतः, एक आपसे बोला था बड़ा कोण ज्ञात करो, तो आप लिखेंगे अतः बड़ा कोण बराबर x बराबर 99 डिग्री। बड़े कोण को आपने x तो बोला था शुरुआत में, देख लो ये, और छोटा कोण आपने बोला है y, ठीक है। और यहां से आप लिखेंगे छोटा कोण बराबर y बराबर हो गया 81 डिग्री। बोलो साहब कोई डाउट है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल डाउट नहीं है, हमने एक बड़ा कोण माना x, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, छोटा कोण माना y। प्रश्नानुसार x प्लस y करेंगे तो 180 आएगा। क्यों? क्योंकि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर पूरक देता तो x प्लस y बराबर 90 डिग्री लिखना था। क्या लिखना था? 90 डिग्री, क्योंकि दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। पुनः प्रश्नानुसार क्या बोला कि बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण से, जो छोटा कोण उससे 18 डिग्री ज्यादा लिखा है इसने स्पष्ट, ठीक है। ये लिखा हुआ इसने, मैं डिग्री लगा देता हूँ, ये लिखा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो जब हमने विलोपन विधि लगाई, समीकरण 1 और 2 को जोड़ा, क्योंकि एक प्लस का y और एक माइनस का y, जोड़ने से y कैंसिल हो जाएगा। सोल्व आउट किया तो x की वैल्यू आई 99 डिग्री, x जब समीकरण 1 में रखा तो y का मान है 81 डिग्री। तो बड़ा कोण हो गया 99 डिग्री, छोटा कोण हो गया 81 डिग्री। ये हो गया इसका सोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और आया, आप समझे, ठीक है। ज्यादा आप सवाल नहीं है, 4 सवाल और पढ़े हैं अभी, है ना, थोड़ा सा है चैप्टर बड़ा है, थोड़ा ध्यान रखिए इसका, ठीक है। सवाल क्या कह रहा, 5 साल बाद जेकब की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुना थी। एक तो जेकब है और एक जेकब का पुत्र है। तो आप लिखेंगे माना जेकब की वर्तमान आयु, हमेशा वर्तमान आयु होती है, ध्यान रखना, माना जेकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु इसको हम मानेंगे x, और आयु हमेशा वर्ष में होती है, तो आप लिखेंगे ये आयु होगी आपकी x वर्ष, ठीक है। और जेकब के पुत्र की आयु, जेकब के पुत्र की आयु बराबर हम मान लेंगे y वर्ष। बोलो साहब कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। अब प्रश्न अनुसार 2 बार बातें बोली, क्योंकि उन्हें ज्ञात करना 2 समीकरण बनने चाहिए x और y में, ठीक है। प्रश्न अनुसार बोला 5 साल बाद, आप लिखेंगे 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद। 5 साल बाद मुझे एक बात बताओ, जेकब की आयु x प्लस 5 नहीं होगी क्या? जितनी आयु उतनी 5 बढ़ेगी, और उसके पुत्र की भी आयु तो बढ़ेगी ना, तो पुत्र की आयु हो जाएगी y प्लस 5। बोला क्या है, 5 साल बाद जेकब की उम्र, जेकब की उम्र उसके बेटे की उम्र से, उसके बेटे की उम्र से 3 गुना थी, यानी 3 गुना थी। अभी जेकब x वर्ष का है तो 5 साल बाद x प्लस 5 का होगा। अभी जेकब का पुत्र y वर्ष का है तो आज से 5 साल बाद में y वर्ष का होगा। और जो जेकब की उम्र है वो उसके पुत्र से 3 गुना है, ठीक है। तो 3 से गुणा करवा दिया। समीकरण को सोल्व करते हैं अभी। x प्लस 5 बराबर 3 y से भी गुणा होगा, 3 5 से भी गुणा होगा, तो बराबर में आ जाएगा 3y प्लस का 5 को 3 से गुणा करोगे 15। तो समीकरण सोल्व करेंगे तो x माइनस का 3y बराबर 15 माइनस 5। कैसे? प्लस का 3 इधर लाया, माइनस का 3, प्लस का 5 उधर ले गया, माइनस का 5। समीकरण बना x माइनस का 3y बराबर में 10। समीकरण संख्या 1। कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब सोचते हैं कि अगली बात हमें क्या कह रहा है। अगली बात के ऊपर सुनो। पुनः प्रश्नानुसार कुछ बातें और बोली है, एक समीकरण और बनाना, क्योंकि एक समीकरण और बने बिना कभी भी x और y नहीं आएगा। पुनः प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले जेकब x माइनस 5 हो जाएगा और पुत्र y माइनस 5 होगा। 5 साल पहले हो जाएगी ना, अभी वर्तमान। 5 वर्ष पहले जेकब की उम्र उसके बेटे की उम्र की 7 गुना थी। जेकब की उम्र
उसके पुत्र की कितने गुणा थी, 7 गुणे थी। ठीक है साहब, यहाँ से हम सॉल्यूशन करते हैं तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस का 35। 7 को y से गुणा किया 7y, 7 को 5 से गुणा किया 7 पंजे 35। तो x प्लस का 7y इधर आया माइनस का 7y माइनस का 35 प्लस का 5 उधर गया। ये देखो सब, इसको इधर लेके आया, इसको इधर ले जा रहा हूँ तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, समीकरण संख्या 2। समीकरण संख्या कितना, 2। अब हम लगाते हैं इसके अंदर विलोपन विधि। अब समीकरण 1 और 2 को घटा दूं, क्यों, y तो इस बार घटेगा नहीं, दोनों अलग अलग है। x देखो गुणांक सेम है, तो x दोनों सेम चिन्ह आ गए, इसका मतलब घटाना है। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं। तो समीकरण 1 क्या, x माइनस का 3y बराबर में 10 और x माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। घटाते हैं तो घटाते हुए चिन्ह चेंज करना, प्लस का हो गया माइनस का, माइनस का हो गया प्लस का और माइनस का हो गया प्लस का। तो x से x कैंसिल। अब ये प्लस का 7y है, उसमें से 3y जाएगा तो 4y बचेगा और प्लस का 30 और 10 कितना हो गया, 40 हो गया। कितना हो गया, ये आपके सामने 40 हो गया। ठीक है, यहाँ से y का मान हो जाएगा 40/4। तो y आपके सामने आ गया 10। y कितना आ गया, 10 हो गया। ठीक है, अब y बराबर 10, y बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो x माइनस का 3y बराबर में है 10। तो x माइनस का 3 गुणा 10 बराबर में हो जाएगा आपके सामने 10। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 30 बराबर में आ जाएगा 10। तो x बराबर 30, माइनस का 30 उधर जाएगा प्लस का 30, तो x का मान कितना आ जाएगा, 40। x का मान कितना आ जाएगा, 40। आपसे 2 वैल्यू पूछी थी, आप लिखेंगे अतः जेकब की उम्र, अतः जेकब की आयु, जेकब की आयु को हमने x बोला था, x बराबर ये हो जाएगी 40 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। और जेकब के पुत्र की आयु, जेकब के पुत्र की आयु, पुत्र की आयु उसको हमने y बोला था और y बराबर ये हो जाएगी 10 वर्ष। तो ये सवाल भी है शानदार, आपके 3.2 का सवाल है। तो ध्यान रखें, एक बार x मानो, एक बार y मानो, प्रश्नानुसार थोड़ा ध्यान रखना। एक बार प्रश्नानुसार ये बोला था, एक बार प्रश्नानुसार आपसे ये बोला था। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाया तो y का मान 10 आया। y का मान जब समीकरण 1 में रखा तो x का मान कितना आया, 40। तो जेकब की उम्र होगी 40 वर्ष, जेकब के पुत्र की उम्र होगी 10 वर्ष। ठीक है साहब, चलो साहब अगला सवाल देखो, ध्यान देना अगले सवाल में। अगला सवाल क्या है, एक आयताकार बगीचा है, सुनना देखो ध्यान से थोड़ा सा। ये एक आयताकार बगीचा है। ठीक है, आयताकार बगीचा है तो इसको नामकरण देते हैं। पहले नाम क्या होगा इसका, तो इसको हम नाम देते हैं ए, यहाँ पे नाम हम देते हैं बी, यहाँ नाम देते हैं सी, यहाँ देते हैं डी। आयताकार का मतलब होता है जिसकी आमने सामने एक भुजाएं क्या हो, बराबर। ठीक है, तो ये इसकी लंबाई होती है तो ये भी लंबाई होगी, और ये चौड़ाई होती है तो ये भी क्या होती है, चौड़ाई। LBH मतलब लेंथ ब्रेथ होता है, आप समझें। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर आयताकार बगीचे का अर्ध परिमाप आपको दे रखा है, तो एक लंबाई है एक चौड़ाई है, तो आप लिखेंगे माना, माना आयताकार, आयताकार बगीचे की लंबाई। दो चीजें होती थी, आप हमेशा एक ही चीज सोचें, बगीचे की जो लंबाई है उसको हम बोलेंगे x। ठीक है, और चौड़ाई यानी आयताकार बगीचे की जो चौड़ाई है उसको हम बोलेंगे y। ठीक है, और मीटर में तो ये भी x मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां कुछ मतलब आगे लिख दें। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार क्या बोला है, प्रश्न अनुसार थोड़ा ध्यान देना कि आयताकार बगीचे का परिमाप आपको दे रखा, आयताकार बगीचे का परिमाप। अर्ध परिमाप दिया, 1 मिनट भाई, ये बहुत बड़ी गलती हो गई, अब भी हो जाती। अर्ध परिमाप दिया, देखो अर्ध परिमाप वो दिया है आपको 36 मीटर। अब आप कहेंगे सर
अर्ध परिमाप कब होता है? हमने तो परिमाप पढ़ा है भाई। इस आयत का अगर आपसे परिमाप कोई बोलता तो वो तो आप कहते सर 2l + b होता है, हमें पता है। तो बेटा क्या दिक्कत है, अगर आयताकार बगीचे का जो अर्ध परिमाप होता है वो 2 गुणा l + b होता है, तो अर्ध का मतलब उसमें आधे का भाग लगा दो। आधे का मतलब आधे का भाग लगा दो। ये दे दी आपको 36। ज़्यादा सोचने लायक बात नहीं थी, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से l + b बराबर कितना आ गया? 36। ठीक है, तो लंबाई l हमने कितनी मानी है? लंबाई x, चौड़ाई कितनी मानी हमने? y बराबर 36। समीकरण संख्या 1। समीकरण संख्या कितना आ गया आपके पास? 1 आ गया। ठीक है, अब बोला, देखो प्रश्न अनुसार बोला है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब पुनः प्रश्न अनुसार क्या बोला वो सुनना। पुनः प्रश्न अनुसार जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई x, चौड़ाई y प्लस में 4, तो x माइनस y बराबर में 4। समीकरण संख्या 2। ठीक है, ये बोला था बगीचे की भुजाएं ज्ञात करनी, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई है। 2 समीकरण आगे, तो विलोपन विधि लग रही है, देख लो y वापस कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 प्लस, इस बार अलग लेंगे, दोनों को प्लस करना है। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, तो जोड़ते हैं इनको, x + y बराबर 36 और x माइनस y बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, y से y कैंसिल, x और x हो गया 2x और ये हो गया 40। x का मान आ जाएगा 20/2। ठीक है, तो x का मान आ जाएगा आपके पास, सॉरी 40/2 यानी 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर 20। समीकरण 1 में रखने पर, किसी में रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी वैसे भी। ठीक है, रखने पर तो x + y बराबर है 36, तो x का मान 20 + y बराबर है 36। y का मान 36 प्लस का 20 माइनस का हो गया, y का मान कितना हो गया? 16। y का मान कितना हो गया साहब? 16 हो गया। तो आपसे विमाई बोल रही थी, अतः लंबाई बराबर x बराबर 20 मीटर। ठीक है, और एक बोला आपसे चौड़ाई बराबर y बराबर 16 मीटर। केवल चीजों को समझना है, मेरी बात सुनो। आयताकार में एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, तो लंबाई को हमने x बोला और चौड़ाई को हमने क्या बोल दिया? y बोल दिया। 2 बातें बोल दी। अब आयताकार बगीचे का अर्ध परिमाप आपको दे रखा 36, लेकिन आयताकार बगीचा जो आयत का जो अर्ध परिमाप होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो अर्ध का मतलब उसका आधा कर दो भाई, 36 है उसका 18 हो जाएगा ना, सीधी सिंपल सी। तो 2 गुणा l + b तो परिमाप होता है, 2 का भाग क्यों लगे? क्योंकि हमें केवल अर्ध परिमाप चाहिए, 2 का भाग लगे। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36 आया। लंबाई को हमने x बोल रखा था, चौड़ाई को हमने y बोल रखा था, तो एक आगे समीकरण संख्या x + y बराबर 36। अब बोला है कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो x बराबर y + 4, तो x माइनस y बराबर 4। समीकरण 1 और 2 को जोड़ा, विलोपन विधि लगी, y से y कैंसिल, x का मान आ गया 20। x का मान 20 जब आपने समीकरण 1 में रखा तो y का मान आ गया 16, और लंबाई आपसे बोल रही थी, विमाओं का मतलब लंबाई होता है, तो लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 16 मीटर है। कितनी है? 16 मीटर। ठीक है साहब, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये भी हमने कर लिया। पेंसिल और पेन वाला है, तो आप लिखेंगे 2 चीजें आगे, तो माना पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य, कीमत दी है, एक ही बात होती है मूल्य का मतलब। ठीक है, वो हम मान लेंगे x रुपए, और पेन का मूल्य, पेन का मूल्य वो मानेंगे y रुपए। कितना मानेंगे? y रुपए। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है सुनना। 5 पेंसिल खरीदी यानी 5x, 7 पेन खरीदे यानी 7y बराबर हमने रुपए दिए 50। समीकरण संख्या 1। ठीक है, और पुनः प्रश्न अनुसार, पुनः प्रश्न अनुसार 7 पेंसिल खरीदी यानी 7x, 5 पेन खरीदे यानी कि 5y बराबर में 46 रुपए दिए। समीकरण संख्या 2। और एक पेन और एक पेन की कीमत ज्ञात करनी है, तो ज्ञात कर लेते हैं। अब थोड़ा सा सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो गया भाई, अब आपको विलोपन विधि लगाने के लिए इनको कुछ ना कुछ गुणा भाग वगैरह आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो गुणा भाग करवाते सोचते हैं, थोड़ा सा सुनना देखो ध्यान से। एक बात बताओ कि अगर मैं समीकरण 1 को गुणा करवा दूं आपके 5 से
और समीकरण 2 को गुणा करवा दूं 7 से। आपको सर इससे क्या फ़ायदा होगा, जब 7y 5 से गुणा होगा तो 35y बनेगा, और 5y जब 7 से गुणा होगा तो भी 35y बनेगा। एक चर समान हुआ या नहीं हुआ, आप कहेंगे सर बिल्कुल हुआ। तो समीकरण बनाते हैं, देखो कैसे बनेगा। 5 से गुणा करोगे तो 5 को 5x से करोगे तो 25x प्लस का 35y बराबर में ये हो जाएगा 250, क्योंकि 50 को 5 से गुणा करना है। समीकरण संख्या 3। ठीक है, फिर हो जाएगा 7x को करवाओगे तो ये हो जाएगा गुण 50x। कितना हो जाएगा, गुण 50x प्लस ये भी हो जाएगा 35y बराबर। अब 46 को 7 से गुणा करवाओ, कितना होता है, 7 छंग 42, हासिल गए 4, 7 चौक 28 और 4 हो गए 32, तो यह आएगा 322। वापस देख लेना, 7 छंग 42, हासिल गए 4, 7 चौक 28 और 4 होते हैं 32। समीकरण संख्या हो गया 4। अब मैं क्या करता हूं कि समीकरण 1 और 2 को घटा देता हूं आपस में। क्या करता हूं, घटा देता हूं। क्यों, चिन्ह सेम है, तो ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह, ये उड़ गए, अभी आपके कट गए। अब देखो ये माइनस का गुण 50x बचा है और प्लस का 25x है, तो क्या माइनस का 24x नहीं बचेगा क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, 322 में से 250 को घटाना, तो जब घटाएंगे तो ये 2 आएगा, और 12 में से ये हो गया 7 और ये हो गया 172, तो माइनस का आएगा 172। कितना आएगा, माइनस का 172, तो x का मान आएगा माइनस का 172 बटा में माइनस का 24। माइनस माइनस कैंसिल, x का मान कितनी बार भाग जाएगा, बोलो कितनी बार? अप्रोक्सीमेट आपको 2 चाहिए पीछे, तो आप ये सोचेंगे 3 से गुणा करवाता हूँ। 24 को 3 से 72 ही होता है ना, थोड़ा ज़्यादा चाहिए आपको, सोचो सोचो। 8 से करवाता हूँ, चलो देखते हैं एक बार। 8 से किससे गुणा करवाता हूँ, 8 से, तो 8 चौक 32, हासिल गए 3, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, हासिल गए 3, 8 दूनी 16 और 3, ये तो 192 में कैसे बच रहा है? यहाँ कुछ गड़बड़ होगी क्या? 2 बच गया, यहाँ से 12 बचा, 12 में से 5 गया, कहीं मिस्टेक तो नहीं है भाई? 7 छंग 42, हासिल गए 4, 7 चौक 28 और 4 32, 322 ही होता है भाई, ये तो 250 ही होता है। मिसप्रिंट कहाँ हो रही है भाई? देखो एक बार सोचो थोड़ा सा, कहीं तो गड़बड़ हो रही है। देखते हैं थोड़ा सा गड़बड़ कहाँ हो रही। 172 में आप जब भाग लगाएंगे 24 का, तो ये तो पॉइंट में आ रहा, पॉइंट में तो नहीं आना चाहिए। इसका मतलब 322 को 250 में से घटाते हैं, 322 में से 250 घटाते हैं, 322 में से 250 घटाएंगे तो बेटा ये तो गलत कर दिया भाई, पूरी रामायण कर दी हमने। वापस सुनो एक बार, बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाता, अभी गड़बड़ा हो जाता ये तो। समझे मेरी बात को? देखो कैसे, ये तो माइनस का 24x ही बचेगा, बट ये केवल 72 बचेगा माइनस का। बिल्कुल समझदार हो आप लोग, माइनस का 72 ही बचेगा। वो 3 में से 2 चला गया था सीधा सीधा, 2 में से 2, माइनस का 24, माइनस माइनस कैंसिल, x का मान कितना आ गया 3, x का मान कितना आया 3। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रख दो, x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या, 5x प्लस 7y, 5x प्लस का 7y बराबर है 50। ठीक है, तो 5 गुणा x का मान 3 प्लस 7y बराबर हो जाएगा 50, तो 5 दिए 15 प्लस 7y बराबर में 50, 7y बराबर 50 माइनस का 15। ठीक है, तो 7y बराबर ये हो जाएगा 35, तो y का मान आ जाएगा 35 बटा 7, तो y का मान कितना आ गया 5। ठीक है सब, हो गया। तो ये हो गया आपके, ये तो है पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और पेन का मूल्य कितना है 5 रुपये। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है रे, ज़्यादा नहीं, आप सोच लेना थोड़ा सा। लो साहब, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और आज इस क्लास का लास्ट सवाल है, तो आराम से देखो। 2 अंकों की एक संख्या क्या होती है? माना एक इकाई का अंक होता है, एक दाई का अंक होता है, तो हमेशा मानने में आप पहले दाई का अंक माने, क्योंकि पहले इकाई का अंक आ जाता है पहले। तो दाई का जो अंक होता है उसको आप x मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी किसी को ऐसे मान लो। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना इसको। और जो इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक, उसको आप क्या मान लें, y मान लें। ठीक है, और 2 अंकों की संख्या कैसे बनेगी? 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बनती है 10 गुणा दाई का अंक, दाई का
अंक, प्लस में बनता है इकाई का अंक। यही तो होता है भैया। आपने लिखा 84 दो अंक होंगे, तो ये इकाई का अंक है, दाई का अंक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 गुणा 8 प्लस में 4। एक ही बात देख लो, 80 प्लस 4 84 तो होता है। ये इकाई का अंक हो गया, दाई का अंक ही तो देख लो 8 में। केवल आपको क्या बोला है, केवल सवाल को घुमाने के लिए बातें बोलेगी, बाकी ज़्यादा कोई काम नहीं करेगा आपके लिए। ठीक है, अब देखो, अब बोला क्या है, तो यहाँ से दो अंकों की संख्या बनेगी क्या, यहाँ से दो अंकों की संख्या बनेगी 10x प्लस का y, क्योंकि दाई का अंक x हो गया, इकाई का अंक है। लेकिन अगर अंकों को पलट दिया जाए, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बना, देखो अंकों को उलटने का मतलब यहां से समीकरण बन जाएगा 10y प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि दाई का अंक इकाई का अंक में बदल जाएगा, इकाई का क्या बदल, दाई का। कैसे? 84 लिखा है तो इसको मैं अंकों में बदलूं क्या, 48। देखो इकाई का अंक पहले 4 था, अब दाई का अंक बन गया, दाई का अंक 8 था, अब क्या बन गया, 8 बन गया। समझे मेरी बात को? इस बात का थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान रखना, ये बन गया। अब बोला है प्रश्नानुसार क्या बात बोली वो समझना, बहुत शानदार लाइन लिखी है यहाँ पे। प्रश्नानुसार कि दो अंकों की एक संख्या, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, दो अंकों को जो संख्या होगी वो 10x प्लस वाई है, प्लस में इसमें ये जोड़ा 10y प्लस एक्स, तो इनका योग बोला है कि 66 है। तो 10x और x कितना होता है, 11x, y और 10y कितना होता है, 11y, बराबर में हो गया 66। समीकरण को सिंपल करना है तो 11 कॉमन ले लो, तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर बन जाएगा 66। तो x प्लस वाई बराबर 66, गुणा वाला 11 भाग में चला गया, तो x प्लस वाई का मान आ गया आपके पास 11 छगड़ी 66, 11 का भाग चला जाएगा ना इसके अंदर। ठीक है, तो x प्लस वाई का मान आ गया 6। लेकिन एक बात और बोली, यदि संख्या के अंकों का अंतर यानी x और y का जो अंतर है वो 2 दे रखा, तथा x माइनस वाई बराबर 2 दे रखा, समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या, देखो समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2, इनको जोड़ेंगे तो ये माइनस का साइन, ये प्लस का साइन। ठीक, अरे जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं करने होते हैं ना भाई, क्या कर रहे थे अभी, गलत हो जाता है ये तो। ठीक है, समझना, सीधा कैंसिल हो गया, x और x कितना हो गया, 2x, ये हो गया 8, तो x का मान हो जाएगा 8/2। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 4। आप लिखेंगे x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6, तो x का मान 4 प्लस वाई बराबर 6, तो बोला है y बराबर 6 माइनस 4, तो y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो संख्या बोली थी हमें, संख्या क्या थी हमारे पास, संख्या थी आपके पास 10x प्लस वाई, तो 10 गुणा 4 प्लस में 2, और ये हो जाएगा आपके पास 40 प्लस में 2, तो संख्या क्या आ जाएगी, 42। और अंकों को अगर उलट दें, उलटने पर ये 24 बनेगा या नहीं बनेगा, 24 आ रहा, उत्तर देख लो आप चाहो तो यहाँ पे। तब यहाँ रखेंगे आप 2 मान, तो 10 दूनी 20 प्लस 4 24 ही आएगा। ठीक है, तो थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है ये, आपका एक एग्जाम्पल है, जो बुक का एग्जाम्पल नंबर 10 है एनसीईआरटी का, उसको थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं। और ये हमने आज इस क्लास में आपके जो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है उसका पूरा सॉल्यूशंस कर लिया है, और उम्मीद है कि आपको वीडियो में कोई दिक्कत आपके नहीं आई होगी। मेन मुद्दा है कि ये टेबल आपको किसी भी कंडीशंस में याद होनी चाहिए। अगर आपको ये टेबल याद है तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। मिलते हैं जल्दी चैप्टर नंबर 4 का सॉल्यूशंस लेके, द्विघात समीकरण। तब तक आप इसका रिवीजन कर लीजिए, इसमें से कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा, पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।